जय श्री श्याम दोस्तों। मान अपमान का खेल, बड़ी सुंदर कहानी। शिवपुर राज्य में देवनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने गांव में वापस आया। देवनाथ को कविताएं लिखने का बहुत शौक था, परंतु उसके गांव में कोई भी उसकी कविताओं का आदर नहीं करता था। देवनाथ चाहता था कि उसकी लिखी गई कविताओं की प्रशंसा सभी लोग करें और उसका यश चारों दिशाओं में फैले, परंतु उस गांव में संभव नहीं था। अपने पांडित्य की प्रशंसा पाने और राजा के दर्शन करने के लिए वह राज दरबार गया, पर यह संभव नहीं हो पाया। अपनी आजीविका चलाने का जब उसे कोई मार्ग ना सूझा, तो उसे पंडित हरिनाथ नाम के पंडित ने आश्रय दिया और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाया। अब देवनाथ वहीं पर बस गया और विद्यार्थियों को पढ़ाकर दिन गुजारने लगा। राजा का आश्रय पाने की उसकी इच्छा इच्छा बनकर ही रह गई। इस तरह से कुछ समय और बीत गया। इस समय के दौरान उसने पर्जायन नाम के काव्य की रचना की। ये काव्य उसने अपने ससुर हरिनाथ को पढ़ने के लिए दिया। हरिनाथ ने जब वह काव्य पढ़ा तो कहा, तुम्हारा काव्य अद्भुत है, इससे तुम नाम भी कमाओगे, पर इसके लिए चाहिए प्रचार, और प्रचार के लिए राजा का आश्रय आवश्यक है। दरअसल बात यह थी कि उस समय वही उच्च कोटि का कवि माना जाता था, जिसे राजा सम्मानित करते थे। इसी तरह से कवि को सम्मानित करने वाले राजा की भी प्रशंसा होती थी। देवनाथ अपनी कविता को लेकर राजा के राजकवि के पास पहुंचा। उसकी कविता पढ़कर राजकवि ने उसे सलाह दी, राजा प्रजा का भगवान है। तुमने अपने काव्य में बताया है कि प्रजा राजा का भगवान है। ये पाप है, आपको राजा का आश्रय नहीं मिल सकता। भविष्य में कभी भी तुम मुझसे मिलने का प्रयत्न मत करना। ये जब बात उसके ससुर हरिनाथ को पता चली, तो उसने देवनाथ को ढांढस बंधाते हुए कहा, राजदरबार का राजकवि समझ गया था कि तुम्हारा काव्य बहुत ही अच्छा और द्वितीय है। ईर्ष्या के मारे उसने तुम्हारी इच्छा ठुकरा दी। वह ये नहीं चाहता कि तुम्हें राजा का आश्रय प्राप्त हो, पर तुम निराश ना होना। राज आश्रय के बिना ही तुम्हें नाम कमाना होगा। आगे से तुम इसी प्रयत्न में लगे रहो। इसके एक सप्ताह के बाद माधव नाम का एक दूर का रिश्तेदार हरिनाथ के घर पर आया। बातों बातों में उसे देवनाथ का विषय मालूम हुआ, तो उसने कहा, हमारे नगर में धनपाल नाम का एक सेठ है, उसके पास अपार धन है। अब वो प्रतिष्ठा और यश पाने के लिए बहुत ही लालायित है। तुम्हारा दामाद उससे मिले तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देवनाथ उसकी बात मानकर धनपाल नाम के उस सेठ से मिला और पूरा विषय उसे विस्तार से बताया। वैसे तो धनपाल नाम का वह सेठ नाम और यश कमाने के पीछे पागल था, पर वो इस काव्य के लिए धन खर्च करने के पक्ष में नहीं था। इसके अलावा उसे इस बात का भी भय था कि राजा जब जानेंगे कि इस काव्य में प्रजा को राजा का भगवान बताया गया है, तो राजा नाराज हो उठेंगे और उसे कठोर दंड देंगे। इसीलिए उसने देवनाथ से कहा, मुझे कविता के बारे में बहुत कम ही मालूम है। सत्यपाल नाम का वह व्यापारी परोपकारी और साहित्य प्रेमी था। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। वे कहते थे कि धनवान हो तो ऐसा जो सत्यपाल की तरह अमीर हो और उसकी साहित्य में भी रुचि होनी चाहिए। परंतु धनपाल परोपकारी नहीं था। साहित्य के प्रति उसमें रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। वो सत्यपाल से ईर्ष्या करता था, क्योंकि जो काम वो खुद नहीं कर पाता था, वो सत्यपाल करके दिखा रहा था। धनपाल चाहता था कि सत्यपाल की बदनामी हो, इसीलिए उसने देवनाथ को उसका नाम सुझाया। धनपाल ने सोचा, सत्यपाल देवनाथ का सम्मान करेगा तो राजा उससे नाराज होंगे, और अगर वह काव्य का सम्मान नहीं करेगा तो मैं ये खबर फैला दूंगा कि सत्यपाल साहित्य प्रेमी नहीं है, बल्कि एक ढोंगी है। देवनाथ कविता लेकर सत्यपाल के पास गया। साहित्य प्रेमी सत्यपाल ने जब देवनाथ की कविता पर्जायन पढ़ी, वो
वो मंत्रमुग्ध हो गया और उसका सम्मान करके उसे 10,000 अस्प्रिय भेंट स्वरूप दे दी। देवनाथ की लिखी हुई कविता प्रजायन को भी आदर मिलने लगा। पूरी प्रजा में उसकी लिखी हुई कविता का प्रचार होने लगा। सभी लोग देवनाथ को एक उच्च कोटि का कवि मानने लगे थे। साथ ही सत्यपाल एक श्रेष्ठ साहित्य प्रेमी कहलाने लगा। दोनों की ही प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी थी। महाराज को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने दोनों को बुलाया और बड़े पैमाने पर उनका सम्मान किया। इधर धनपाल ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उसकी मानसिक स्थिति डावाडोल हो गई। धनपाल का एक पुराना मित्र जिसका नाम योगराज था, जो 25 साल पहले गांव छोड़कर विदेश चला गया था, परंतु अब वह अपने लोगों के बीच में रहने की इच्छा से गांव वापस लौट आया। धनपाल के सिवा उसका इस गांव में कोई अपना आदमी नहीं था। धनपाल को जब ये मालूम हुआ कि योगराज के पास बहुत धन है, तो उसने योगराज को अपने घर में दावत दी। उस समय योगराज ने धनपाल से कहा, मेरे पास बहुत धन है, पर मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है। मेरा कोई प्रशंसक भी नहीं है। नाम कमाने की मेरी तीव्र इच्छा भी है। तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, नाम कमाऊं और लोगों की प्रशंसा भी पाऊं। धनपाल ने कहा, धन खर्च करोगे तो सब कुछ संभव है। हाल ही में सत्यपाल नाम के एक व्यापारी ने देवनाथ नाम के एक कवि का सम्मान किया है और उत्तम साहित्य प्रेमी कहलाने लगा। ये नहीं, राजा ने भी उनका सम्मान किया। अगर देवनाथ नाम का वो कवि कोई नई कविता तुम्हें समर्पित करेगा तो तुम्हारा भी नाम फैले और लोग तुम्हारी उदारता के बारे में भी जान जाएंगे। योगराज ने इस काम के लिए अपनी सहमति दे दी। धनपाल ने देवनाथ को बुलवाया और उससे कहा, मैंने ही तुम्हें सत्यपाल का नाम सुझाया था, इसी वजह से तुम आज महाकवि माने जाते हो। राजा का सम्मान भी तुम्हें मिला है। अब कोई नया काव्य रचो और मेरे मित्र योगराज को उसे समर्पित करो। उनके सम्मान को भी स्वीकार करो। देवनाथ ने धनपाल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, प्रकृति अनेक प्रकारों से मनुष्य को ही नहीं बल्कि समस्त जीवन को मदद पहुंचाती है। हम उसके कितने आभारी हैं। मैं अब प्रकृति पुराण नाम से एक काव्य की रचना कर रहा हूँ। 15 दिनों में ही मेरी रचना पूरी हो जाएगी। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद धनपाल ने योगराज से कहा, देवनाथ का सम्मान करो, साथ ही एक सुंदर से भवन का निर्माण भी करवाओ। अपने वंश का नाम उस भवन को दोगे तो तुम्हारी कीर्ति स्थायी रूप से रह जाएगी। योगराज ने कहा, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, पर बताओ कि इस भवन का निर्माण मैं कहाँ पर करूं? धनपाल ने कहा, हमारी ही नदी के तट पर एक सुंदर स्थल है, वो मेरा अपना है। उसे तुम खरीद लेना और वहीं पर भवन का निर्माण करवा दो। योगराज ने वो जगह खरीद ली और उससे समतल बनाने के लिए वहां के पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया। 15 दिन पूरे होने के बाद योगराज ने देवनाथ को उस जगह पर बुलाया। वहां का दृश्य देखकर देवनाथ अवाक रह गया। योगराज ने अपने भवन निर्माण के बारे में उसे विस्तार से बताया और पूछा, क्या तुम्हारा प्रकृति पुराण पूरा हो गया? सम्मान का समारोह कब करे?